अच्छा, ज़रा पार्टी सियासत की तरफ आते हैं। आपने फरमाया कि आपकी क़यादत और आप लोग मसरूफ़ हैं, बड़े मेरिट पे इंटरव्यूज़ किए गए और टिकट दिए जा रहे हैं, लेकिन आप कोई हमें तादाद बता सकते हैं कि शरीफ ख़ानदान में कितने अफराद को टिकट मिले हैं? देखिए, अभी तक किसी का हतमी फैसला नहीं हुआ टिकट जो इंटरव्यूज़ में। अब जो कि इंटरव्यूज़ का अमल मुकम्मल हुआ है, इसके बाद अब बोर्ड बैठेगा और उसकी रोशनी में हतमी शक्ल देगा, और जब इनकी हतमी फैसले होंगे और फ़हरिस्त शाये हो जाएगी या पब्लिक की जाएगी, उसके बाद मैं आपको बता सकता हूँ। अभी तो इस वक़्त हर कोई ये कह सकता है कि मैंने इंटरव्यू दिया है, लेकिन मेरे पास अभी फैसला नहीं आया, बशमूल मेरे और हर पार्टी के जो कायद हैं या क़यादत है, किसी के पास भी अभी हतमी फैसला नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह अगले चंद रोज़ के अंदर पार्टी इसके बारे में हतमी फैसले करेगी, फिर उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब दे सकूँगा। अच्छा, चलो इस सवाल का भी जवाब तो दे दीजिए कि वज़ारत उज़्मा के लिए ये फैसला हो चुका है कि मियां नवाज़ शरीफ साहब ही उम्मीदवार होंगे? जी, पार्टी के अंदर इस वक़्त मुकम्मल इसके बारे में इत्तफ़ाक़ राय है, और पार्टी के सदर शहबाज शरीफ साहब मुतअद्दिद बार ये इज़हार कर चुके हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कामयाबी की सूरत में जनाब नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होंगे, पीएमएलएन के कैंडिडेट होंगे प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए। और मैं समझता हूँ साफ़ी साहब, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग इसलिए है कि नवाज़ शरीफ साहब की सूरत में हमें एक बहुत सीनियर स्टेट्समैन जैसी शख्सियत दस्तयाब है, जिनके पास पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का, पाकिस्तान की इकॉनमी का बहुत तजुर्बा है। फिर उससे अहम बात यह है कि उनका पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के साथ एक बहुत बाहमी एहतराम का रिश्ता है, और पाकिस्तान जिन मुआशी मसाइल से इस वक्त दरपेश हैं जो उसे, और जिनसे हम नबर्द आज़मा हैं, इसमें हमें अपने दोस्त मुल्कों की काफ़ी मदद दरकार होगी ताकि हम इन मसाइल से निकल सकें। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो एक इत्तेहाद और यकजहती की फ़ज़ा बनानी है, मुख्तलिफ सूबों को साथ लेकर चलना है। नवाज़ शरीफ साहब का बलूचिस्तान के अंदर भी एहतराम है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी, सिंध के अंदर भी। वो एक ऐसी शख्सियत हो सकते हैं जो सारी क़यादत को मुल्क की इकट्ठा कर सकते हैं। मुल्क के लिए मुआशी अगर हमने चार्टर ऑफ इकॉनमी बनाना है या चार्टर ऑफ पाकिस्तान बनाना है, जिससे हम अगले 25 सालों में, जैसे मैंने कहा, कि ऐसा बंदोबस्त कर सकें कि मुल्क स्टेबिलिटी के साथ चले और एक एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ पे चले, तो नवाज शरीफ साहब जैसी शख्सियत इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा असासा है। ये जो ख़ुसूसियात आपने बयान कर दी, यकीनन वो अपनी जगह पे होंगी, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब की एक और भी हिस्ट्री रही है, वो ये कि उनका आर्मी के साथ पड्डा भी ज़रूर आ जाता है। तो इस बात की क्या गारंटी है कि इस मरतबा उनका फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट के साथ पड्डा नहीं आएगा? उससे बचने के लिए फिर क्या बेहतर ना होता कि शहबाज शरीफ साहब को आगे किया जाता? आपका बहुत एक अहम सवाल है। मैं समझता हूँ कि साफ़ी साहब, अगर आप हमारी 75 साल की तारीख देखें, तो इसमें से हमने बहुत बड़ा अरसा यूँ गुजारा है कि सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट से ख़ाइफ़ रहा है, इस्टेब्लिशमेंट सियासतदान से ख़ाइफ़ रही है, और अदलिया शायद दोनों से ख़ाइफ़ रही है। और सब इदारों ने बजाय ये कि आगे देखें, वो अपनी कमर की तरफ देखते रहें कि हमारी पीठ में कोई छुरा ना घोंप दे, कोई हम पे वार ना कर दे। अब ये तरीका जो है, हमें इसको बदलना है, पीछे की बजाय आगे देखना है, और एक बाहमी एहतराम के ऊपर एक नया इक्विलिब्रियम कायम करना है। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि इस बात की रियलाइजेशन है, और नवाज शरीफ साहब भी समझते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें अगर कामयाबी दी, तो हमें एक किस्म का ग्रैंड नेशनल डायलॉग करना पड़ेगा, और उस ग्रैंड नेशनल डायलॉग में रियासत के हर सतून को इस बात के लिए खुद को दूसरों के साथ मिलकर काम करने के लिए आमादा करना होगा कि हम पाकिस्तान में किस तरह इंटरनल हार्मनी पैदा कर सकते हैं, किस तरह कॉन्फ्लिक्ट से बच सकते हैं, और कैसे एक पॉजिटिव सिनर्जी के जरिए तमाम इदारे एक दूसरे की मुआवनत कर सकते हैं कि जिससे हम अपने इक्तसादी और मुआशी अहदाफ को हासिल कर सकें। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम अपनी मईशत की बहाली के लिए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान के जमहूरी इदारे, इनके दरमियान एक सिंक्रोनाइजेशन पैदा करें कि जिससे सबकी सिमत और सबके मकासद मुश्तरक हों, और हम मिलकर पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर, पाकिस्तान के मीडिया सोसाइटी के साथ मिलकर मुल्क को उस इक्तसादी बहाली नहीं बल्कि एक एक्सेलरेटेड ग्रोथ के
पाथ पे डालें जो कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहद ज़रूरी है। ये सब कुछ तो अपनी जगह पे, लेकिन और मियां साहब ने ये भी फरमाया है कि वो इंतकाम की सियासत नहीं करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि जिन लोगों ने उनके साथ या मुल्क के साथ ये कुछ किया तो उनका मुहासबा ज़रूर होना चाहिए। अब ज़ाहिरी बात है कि अगर वो जजेस थे तो वो जजेस भी उस वक़्त की फ़ौजी क़यादत के ईमा पे उनके साथ ये सब कुछ कर रहे थे, और वो अगर एहतसाब करना चाहेंगे तो एहतसाब की ज़द में उस वक़्त की फ़ौजी क़यादत भी आएगी, उस वक़्त के जजेस भी आएंगे। तो इससे आप नहीं समझते कि माजी की तरफ फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ तनाज़े का आगाज़ खुद ब खुद हो जाएगा? देखिए, नवाज शरीफ साहब ने बहुत वाज़े तौर पे अपने उस खिताब में जो मीनार पाकिस्तान पे किया, कहा 21 अक्टूबर को कि मैं किसी इंतकाम की नीयत से नहीं आया, ना मेरे दिल में कोई इंतकाम है। जो ये इस बात का वो तज़किरा करते हैं कि जो 2017-18 में हालात हमने देखे, यकीनन मेरे ख़्याल में कि पाकिस्तान ने उसकी बहुत भारी कीमत अदा की। और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि तारीख़ में आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद जब देखा जाएगा तो जो मोमेंटम उस वक्त सी पैक का और हमारी मुआशी बहाली का बन चुका था, जिसे तोड़ा गया, ये सानिया किसी भी लिहाज से सानिया मशरकी पाकिस्तान से कम नहीं लिखा जाएगा। नवाज शरीफ साहब ये बात इसलिए करते हैं कि हम इस बात को कम से कम यकीनी बनाएं कि मुस्तकबिल में इस तरह का कोई काम दोबारा नहीं होगा, क्योंकि मुल्क के पास अब इतनी गुंजाइश नहीं है। वो आपको एक लतीफ़ा पता है ना कि एक बंदा अपने रात के वक्त ईद के दिन चूड़ियां लेके जा रहा था गांव में, तो रास्ते में उसको चौकीदार ने डंडा मार के पूछा कि इसमें क्या है, तो उसने कहा कि भाई एक चोट और मार दो तो कुछ भी नहीं है। तो हमारी भी अमलन यही सूरत है कि हम किसी नए हादसे के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। लिहाजा आपको पता है साउथ अफ्रीका में भी नेल्सन मंडेला को इसी तरह की सूरत हाल दरपेश थी। उनकी कौम का मुतालबा था कि जो हमारे साथ मजालिम हुए उनका हिसाब लिया जाए, और उन्हें यह भी अंदाजा था कि अगर मैंने हिसाब किताब शुरू किया तो यहाँ खून की नदियां बह जाएंगी और मुल्क एक दोबारा इंतशार की तरफ चला जाएगा। तो उन्होंने ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि सब अपने माजी की गलतियों का एतराफ़ करें, कौम से माफ़ी मांगें और इस बात का यादा करें कि आइंदा हम इनको नहीं दोहराएंगे। तो कोई ऐसी सूरत हो सकती है कि जिसमें हम इन चीज़ों को तारीख अच्छा, आपने नेल्सन मंडेला की मिसाल दी, तो नेल्सन मंडेला ने जहाँ ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया, वहाँ उन्होंने ये भी किया कि एक वक्त में वो ख़ुद अमली सियासत से रिटायर हो गए और एक बुज़ुर्ग की हैसियत में बैठ के अपनी कौम की रहनुमाई करते रहे। तो क्या आप नहीं समझते कि अब वो वक्त आ गया कि मियां नवाज शरीफ साहब भी उस फ़िदराना मुकाम पे बैठ के आप लोगों की रहनुमाई करें, कौम की रहनुमाई करें, बरादर मुल्कों के साथ ताल्लुकात में बेहतरी करें और वज़ारत उज़्मा किसी और के लिए छोड़ दे, ताकि ये ख़तरा मौजूद ना रहे कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ फिर पड़ आ जाए? जी साफी साहब, जैसे आपने अच्छी मिसाल दी। देखिए, नेल्सन मंडेला साहब ने ये फैसला तब किया कि जब उन्होंने अपनी रियासत में ऑर्डर कायम कर दिया, और जब उन्होंने देखा कि अब ये ऑर्डर हो गया है तो उसके बाद उन्होंने अनान इक़्तिदार नई क़यादत को मुंतकिल करके खुद एक एल्डर स्टेट्समैन बन गए। इस वक्त तो पाकिस्तान बीच मंझधार के है और हमें एक बहुत आजमूदा लीडर की ज़रूरत है, एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर की ज़रूरत है कि जिसके पास वो सलाहियत हो कि वो ना सिर्फ इन चैलेंजेस को हल करने के लिए सही पॉलिसीज़ बनवा सके, बल्कि उसका इतना कद काठ हो कि वो मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, जो पाकिस्तान के इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनके साथ मिलकर मुल्क की बहाली और पाकिस्तान को टर्न अराउंड करने के प्रोग्राम को मुकम्मल कर सके। और ये मिशन जो है ये तभी मुकम्मल हो सकता है कि जब आपके पास कोई एक ऑफिशियल रोल हो। साइड लाइंस के ऊपर बैठ के तो आप सिर्फ एक कर सकते हैं, रहनुमाई कर सकते हैं, लेकिन शिप को स्टीयर नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि हमें जो इस वक्त तूफान है, इसमें पाकिस्तान की मईशत के शिप को स्टीयर करने के लिए एक बहुत तजुर्बेकार कप्तान की जरूरत है।